गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस कक्षा में। विषय आपका सुबह की क्लास में हम इंट्रो दे चुके हैं कि बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम आपका एसएसटी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सुबह की क्लास में हमने आपको पूरा पैटर्न समझाया था कि एसएसटी के इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, 6 to 8 स्टैंडर्ड में क्या सब्जेक्ट आपके पढ़ने हैं। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स 4 आपका सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय, और उसमें 3 ग्रेड आपको बताए। एग्ज़ाम के 3 लेवल हैं। एक फर्स्ट में जिसमें आपके 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से संबंधित हैं, सेकंड में आपके 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और मैथ और रीजनिंग के संबंधित और इतिहास और भूगोल, और थर्ड में आपको बताया था हमने कि कैसे आपके एसएसटी वालों को एसएसटी करना है और साइंस वालों को साइंस करना है। ठीक है सर। एक तो कैसे आपको इस तरह उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और बीच वाले पार्ट में सेक्शन में 40 क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हम अब दोबारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सुबह की क्लास या जो हिस्ट्री की क्लास है उसमें हमने इंट्रो में आपको पूरा एक एग्ज़ाम पैटर्न समझा दिया था कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, सिलेबस क्या होगा। अब हम शुरू करेंगे बच्चों इकोनॉमिक्स विषय। जैसे आप देख रहे हो अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में क्या क्या विषय आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन से विषय हैं, टॉपिक क्या हैं, क्या वर्गीकरण है, ये सारा एक इंट्रोडक्शन हम आज करेंगे। और वहाँ से आज के इंट्रोडक्शन से ही आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका टीचिंग का हो बच्चों, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका चाहे बैंकिंग का हो या अन्य अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसमें आज की क्लास में आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे जो इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास में। देखो बच्चों, शुरुआत हम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, देखो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इस तैयारी में मान लो आप बिहार का ही हम एग्जाम्पल दें, है ना, और बिहार का एग्जाम्पल दें तो आप अपने घर से निकलते हो, ठीक, और घर से निकलकर पिताजी को कहते कि पिताजी मैं तो, या पापा जी मैं तो कोचिंग करता हूँ, है ना। घर से आए आप, और घर से आए तो एक सिटी में आए, सिटी का नाम पटना, क्योंकि आप एग्जाम क्या दे रहे हो, बीपीएससी ट्राई 3.0 एग्जाम। अब पटना में आप आ गए तो जो आपके घर के बुजुर्ग हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो खाली हाथ भेजेंगे क्या आपको, जा बेटा ले भी कोचिंग। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए, है, और आपका भी एक सपना है कि हाँ हम कामयाब हो जाएं। पेरेंट्स ने आपको दे दिए शुरू में 50,000 और साथ में कुछ हिदायत भी दी होगी। हालांकि आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन में एक एग्जाम्पल भी, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी होगी, क्या ठीक से संभाल के जाना, कहते हैं क्या, ये बोलते हैं करके, ठीक से संभाल के जाना और ठीक से पैसों को यूज करना, ऐसा कहते हैं क्या करके, कहते ही होंगे। आप आ गए पटना। अब पटना में आप क्या करोगे, कोचिंग लेना है ना, तैयारी करनी है। अब कोचिंग के लिए आप एक ही कोचिंग में तो जाओगे नहीं, आप गए 3 कोचिंग, ए बी और सी, और तीनों में आपने क्या लिया, डेमो, ठीक। यानी कि इस 50,000 रुपये में आपको एक काम तो ये करना है कि आपको कोचिंग लेनी है,
एक काम ये, कुछ और भी यूज होंगे क्या इस पैसे के? हम्म? आपको एक हॉस्टल भी तो चाहिए, या फिर क्या चाहिए, पीजी चाहिए, ठीक, आपको और क्या चाहिए, बुक्स भी चाहिए, ठीक। यानी कि डेमो लोगे तो एक तो यहाँ पर जाएगी फीस, आपने डायरेक्ट जाते ही फी क्यों नहीं दी, क्या रीज़न है? और इस पैसे का सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट में भी यूज होगा, यानी कि आने जाने में भी यूज होंगे, यानी कि ये भी आपको खर्चा चलाना है, ठीक से संभाल के यूज करना, घर वालों ने कहा होगा ना। और डेमो भी लेना। अब आपने गए भी डेमो लिया, मज़ा नहीं आया, दूसरे में गया डेमो लिया, मज़ा नहीं आया, तीसरी कोचिंग में जाते हो आपको जचता है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझ में, देखो ट्यूनिंग बैठने की बात होती है भाई। बच्चों किसी कोचिंग सेंटर में कई बार बच्चों को एडजस्टमेंट नहीं होता है, कई बार दोस्त हो जाते हैं, ग्रोह और गैंग बन जाते हैं, यार चल विकास उसमें जा रहा है तो मनजीत भी उसी में जाएगा, मनोज भी उसी में जाएगा, हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलो कोई नहीं, आपने सी में डेमो लिया और इस डेमो को लेकर आपको क्या मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार ये थोड़ा मुझे ठीक लगा। दूसरा जो फी है ये आप देना चाहते हो, और इसमें आपकी फी है बच्चों 10,000, ये आपकी फीस, यानी कि इस 50,000 में से 10,000 रुपये आपने फीस के देने हैं, और बाकी इसके लिए आपको कितने बच गए, 40,000 रुपये इसके लिए यूज करने हैं। पीजी भी लेना है, खाना भी चाहिए भाई, बुक भी लेनी है, आने जाने का पैसा भी चाहिए। अब आपने इन दोनों के रूप में अपना जो पैसा है वो क्या है, एक आपके लिए क्या है, संसाधन, है ना, पैसा आपके लिए संसाधन। अच्छा ये अनाब शनाब है क्या, जो पैसा आपके गार्जियन ने दिया है, ये अनाप शनाप पैसा है कि या 2 नंबर का है, या कोई कमी नहीं है आपके पास? अब जाहिर सी बात है भाई, निम्न परिवार के हों चाहे मध्यम परिवार के बच्चे हों, माँ बाप पेट काट कर आपको पैसा देते हैं अपने खर्चे कम करके, या किसी भी तरह आपकी शिक्षा रुकने नहीं देते। इसका मतलब ये जो रिसोर्स हैं ये क्या है, एक हिसाब से आपके लिए क्या है, दुर्लभ। दुर्लभ की जगह हम और क्या लिख सकते हैं कि ये रिसोर्स आपके लिए क्या है, सीमित है ना भाई, अनाप शनाप तो है नहीं। जबकि एक आवश्यकता ये है आपकी, इस तरफ ये आवश्यकताएं हैं, और एक आपकी आवश्यकता कोचिंग है। ठीक है, तो ज़्यादा कौन से हैं, यानी कि एक ये आवश्यकताएं हैं, एक ये आवश्यकताएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर से आए, कोचिंग लेना चाहते हो, डेमो लिया, 3-4 जगह धक्के खाए, दोस्तों से पूछा कैसा पढ़ाते हैं यार, तुझे ठीक लगता है या नहीं लगता है, मुझे भी लेना है, मैं इसमें एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, ऐसा ही होता होगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है आपके वर्सेज संसाधन, एक तरफ संसाधन है और एक तरफ क्या है आपकी आवश्यकताएं, यानी कि जिसमें आपकी कोचिंग की भी आवश्यकताएं होगी और अन्य आवश्यकताएं होगी, और पैसे हैं आपके पास 50,000। तो इसका सिचुएशन क्या बन रही है कि ये जो आवश्यकताएं हैं ये क्या है भाई, कभी ख़त्म हो सकती हैं क्या, ये क्या है, असीमित और अनंत। कभी कभी पिक्चर देखने का भी मन करेगा, घूमने का भी मन करेगा,
दोस्तों के साथ जाने का ही मन करेगा, है ना। जीवन है, जीवन की विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं। तो अब एक तरफ तो सीमित संसाधन है, घर वालों ने ये भी कहा है बेटा ठीक से यूज करना, संभाल के यूज करना, पैसे अनाप शनाप नहीं, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते, पैसे पेड़ों पर नहीं लगते। अच्छा, इस पंक्ति में कौन सा समास है? अलंकार, सॉरी, अनुप्रास। पैसे पेड़ों पर, जब एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए तो वो कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास। तो पैसे पेड़ों पर नहीं लगते और संभाल के यूज करना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। अभी संसाधन, अब एक तरफ जो संसाधन है वो कम है और आवश्यकताएं नित्य प्रतिदिन आपकी बदलती रहती हैं, तो आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, संसाधन क्या है? कम। अब क्या करोगे आप? अब आप क्या करोगे? इनमें क्या करोगे? तालमेल बिठाओगे। एडजस्टमेंट करोगे, मैनेजमेंट करोगे कि भाई मेरे पास कितने बचे हैं। और ये मैनेजमेंट कौशल आपका महीने के लास्ट में बड़ा हुनर दिखाता है। ये यार 500 रुपये बचे हैं और अभी 10 दिन बचे हुए, यार तो थोड़ा उधार दे दो, हमारा घर से आएगा तो हम आपको दे देंगे, दे दो कुछ पैसा। तो दोस्त भी, हाँ यार इसने पिछली बार दे, मैंने भी तेरी मदद की थी यार, मुझे दे दे। तो वो दोस्त, ले यार तू 1000 रुपये रख ले, आपके घर वालों से अगला महीना खर्चा आएगा तब आप उसको दे दोगे। यही होता होगा। इस मैनेजमेंट को जो आपने शुरू किया, इसमें आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मिनिमम तो क्या करना चाहते हो आप? एफर्ट। और मैक्सिमम आप क्या करना चाहते हो? गेन। गेन का मतलब क्या है? आप प्रयास, यानी कि न्यूनतम प्रयास या न्यूनतम साधनों से अधिकतम आप क्या करना चाहते हो? प्राप्ति करना चाहते हो। यानी कि मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम गेन, न्यूनतम साधनों से अधिकतम जो आप प्राप्ति करने के लिए जो मैनेजमेंट करोगे, जो एडजस्टमेंट करोगे, जो तालमेल करोगे, यही आपका क्या कहलाता है? कुछ आया समझ में? अर्थशास्त्र का इसका मतलब सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या हुआ? अर्थशास्त्र का सीधा सीधा मतलब हुआ दुर्लभ साधनों का, चाहे वो कोई भी हो, पैसा हो भाई, का विशिष्टतम प्रयोग। ध्यान रखना, मैक्सिमम नहीं है, विशिष्टतम प्रयोग, ऑप्टिमम यूज करना ही आपका क्या कहलाता है बच्चों? अर्थशास्त्र कहलाता है, विशिष्टतम यूज। अब मैक्सिमम का मतलब ये थोड़ी कि फीस ही देनी है। विशिष्टतम आपका क्या दर्शाता है? विशिष्टतम दर्शाता है कि एक साधन के बहुविकल्प होते हैं। बहुविकल्प यानी कि पैसा है तो बहुविकल्प की जगह बहुत से यूज भी होते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस साधन का कहाँ पर कितना प्रयोग करना है। जैसे घर वाले आपको पैसा देने से पहले ये भी देखते हैं कि दूसरे भाई की भी फीस देनी है, सिलेंडर भी भरवाना है, इलेक्ट्रिक बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है, तो बहुत से प्रयोग हो गए ना। इसका मतलब वो क्या करेंगे? विशिष्टतम उपयोग करेंगे दुर्लभ साधन का। ताकि विशिष्टतम उपयोग क्यों करें? ताकि विशिष्टतम उपयोग, ताकि अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हों। समझ गए? ताकि अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हों। उसी प्रणाली को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया, वह मैनेजमेंट स्किल, वह प्रबंधन कौशल जिसमें एक व्यक्ति अपने दुर्लभ संसाधनों का इस तरह प्रयोग करता है, विशिष्टतम उपयोग करता है
ताकि अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो आप जो 50,000 रुपये लेके आए थे उस तरह इस तरह मैनेज करो कि आपकी फीस भी भरी जाए, आपको पीजी भी मिल जाए, आने जाने का किराया भी बच जाए, कभी कभार दोस्तों के साथ घूमने जाना जाए तो पार्टी के कुछ पैसे शेयर करने के वो भी बच जाएं, और उसमें आपको जैसे 1 महीना या 2 महीने 3 महीने का जो बजट है वो मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स है भाई। और क्या है इकोनॉमिक्स, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको इतना बड़ा हवा बना देते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़नी है, क्या आएगा भगवान जाने, किस तरह पढ़ना है। तो ये तो है इकोनॉमिक्स का मतलब क्या। अब पॉइंट क्या हुआ, मेन बेसिक चीज़ें इकोनॉमिक्स आप समझ में आया। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसकी एक तुलना करते हैं। क्या तुलना करते हैं, नॉर्मली आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का अगर सीधा सीधा मतलब आपसे पूछा जाए तभी आपने क्या बताया कि दुर्लभ साधनों का विशिष्टतम प्रयोग, है ना, दुर्लभ साधनों का विशिष्टतम प्रयोग ही आपका क्या कहलाया, इकोनॉमिक्स कहलाया। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने उस पॉइंट पर। आपने कोचिंग में कितनी फीस दी थी, फीस कितनी थी याद है? आपने कोचिंग में फीस दी 10,000। आप स्टूडेंट हो और घर से जो पैसे लेके आए उस स्टूडेंट ने फीस दी, चाहे वो भाई ऑनलाइन दी हो चाहे वो क्या दी हो, कैश दी हो, इस मैटर से आप कहो सर मैं फीस की जगह 10,000 रुपये तो नहीं है जी मेरे पास, मैं आपको क्या दे देता हूँ, गन्ना दे देता हूँ, आप गुड़ बना लेना उसका और गुड़ बना के बेच लेना और मुझे एडमिशन दे दो। तो थोड़े दिन में आपके मान लो रियायत कर दी कोचिंग सेंटर ने, ला भाई तू गन्ना लिया 10,000 का और मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। तो कल को 3 आदमी और ट्रॉली भर के ले आएंगे, लो जी गन्ना ले लो हमारा एडमिशन कर दो। वो बेचारा कहाँ रखेगा, और एक दिन पता चलेगा गन्ने की, गेहूं की, चने की बोरियां तो कोचिंग के अंदर और स्टूडेंट क्लास के बाहर पढ़ रहे हैं। क्लास में क्या नीचे गन्ने और बोरियां रखी हैं। तो इसका मतलब गन्ना और गुड़ से आपने एक्सचेंज किया, विनिमय करो आप, तो क्या एडमिशन हो जाएगा आपका? यानी कि आप किसके माध्यम से करो, बाय वस्तु, वस्तु के बदले में आप दूसरी वस्तु या सेवा ले रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आपने किसके माध्यम से किया, मुद्रा के माध्यम से, तो इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज, मॉनेटरी एक्सचेंज। अब ये मॉनेटरी एक्सचेंज को बोलते हैं कि मुद्रा द्वारा विनिमय, क्योंकि आपने पैसा दिया और बदले में क्या लिया, एडमिशन लिया। तो वर्तमान में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि भाई आप कहाँ रखोगे, पुराना जमाना तो है नहीं कि सारा सिस्टम वस्तु के बदले वस्तु। कभी आपने देखा है कि कभी यूज किया, गांव से कुछ गेहूं ले गए, चने ले गए झोली में भर के, हम तो जाते थे भाई, हमने तेजी जिंदगी देखी है, और वो गेहूं चना दे दिया, बदले में गुड़ ले आए, पार्ले जी की बिस्कुट ही मिलती थी भाई, हमें तो पार्ले जी की बिस्कुट ले आए, चने ले आए भुने हुए, और कूदते हुए आते थे, एक मुट्ठी चने में चीनी भी मिल जाती थी, गुड़ भी मिल जाता था। तो वो जीवन भी था जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी। क्या आज पॉसिबल है कि लो जी गन्ना ले लो मुझे एडमिशन दे दो, फिर तो कोचिंग सेंटरों में गन्ने, बोरियां, गेहूं, धान, कपास ही भरी मिलेगी, एडमिशन कहाँ से होगा? यानी कि स्टोरेज वैल्यू बहुत इसमें, थोड़े से रुपए में आप जेब में, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, बिना पैसे के आप करोड़ों के स्वामी हो, और करोड़ों रुपए आपको जेब में डालने पड़ जाए तो जेब यूँ फूली फूली मिलेंगी और आप यूँ पीछे पीछे चलोगे, कहीं पकड़ न ले कोई, कर देना कार्रवाई। और अब आपके पास सेफ मनी है, ऑनलाइन है,
हालांकि इसमें भी ठगी होती है, साइबर अपराध होते हैं, वो हमारी मूर्खता के कारण होते हैं। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली, अब आपने भाई जो कोचिंग लिया, एडमिशन लिया आपने, ठीक है, एडमिशन लिया इस कोचिंग में, बदले में कोचिंग आपको, आपने मुद्रा दी इसमें, ठीक है, कोचिंग में, और बदले में आपको क्या मिलेगी, सेवा। यानी कि सेवा का क्या हो रहा है यहाँ पर, उत्पादन। यानी कि कोचिंग जो है वो सेवा का क्या कर रही है, उत्पादन, और आप उस सेवा का क्या कर रहे हो, उपभोग। ठीक है, आप एज ए स्टूडेंट उस सेवा को भोग कर रहे हो, मुद्रा के माध्यम से आपने क्या किया, विनिमय, यानी कि आपने पैसा लगाया। कोचिंग वाले अब कोचिंग जो है, यहाँ ये बताओ कि जो ये कोचिंग है ये कैसी है, ये कोचिंग किस रूप में है, कोचिंग कैसी है ये बताओ, सरकारी है क्या, आपने जो मुद्रा का यूज करके एडमिशन ले लिया, और ये जो कोचिंग है ये पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की है, जिसको हम निजी क्षेत्र, और जिसको हम सार्वजनिक या गवर्नमेंट क्षेत्र, क्योंकि गवर्नमेंट की भी होती हैं जो जनजाति के छात्र उनके लिए सरकारी उपलब्ध कराती है, या फिर बोथ, यानी कि मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित है। तो इस आधार पर हम क्या देख सकते हैं कि उसका स्वामित्व किसके हाथ में, ओनर कौन है इसका, ये भी तो चीजें आ जाती हैं। और ये क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। कोचिंग सेक्टर ओनर के रूप में किसका प्रोडक्शन कर रही है, सेवा का। तो आप क्या कर रहे हो, उपभोग, ठीक, और आपने लगाया पैसा, और इस, मान लो ये कोई भी हो, ये आपका क्या हुआ, ये उत्पादन, स्वामित्व किसके हाथ में है ये बता रहा है। अब ये उत्पादन करते हैं भाई, इस उत्पादन के बदले में इनको क्या मिल रही है, फीस। फीस से ये क्या देंगे, बिल्डिंग का रेंट देंगे, नहीं देंगे। टीचर जो हैं उनको क्या देंगे, सैलरी। जो पीएन लगा हुआ उसको क्या देंगे, वेज। और जो मुद्रा, मान लो इन्होंने बिल्डिंग पैसा उधार लेके किराए पे लियो, तो उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। और जो बचेगा इनके पास, वो क्या हो जाएगा, इनका लाभ। तो किसी कोचिंग द्वारा बच्चों से ली गई फीस उनकी इनकम हुई ना। आपने पैसा दे दिया, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे बैठ रहे हैं, 50 को 10,000 से गुना करो आप, कितने हो गए, लाखों रुपए हो जाएंगे यूं। तो वो पैसा जाएगा कहाँ, कैसे यूज होगा, ये भी तो चीजें मैटर रखती है ना। तो उसमें अब मैं ये चाय पी रहा हूं आपके साथ, इस चाय को कोई बनवा के लाया होगा, चाय के 10 रुपये या 20 रुपये का रेट है, उसने चाय पत्ती भी यूज करी होगी, दुकान का किराया भी होगा, राशन भी होगा, उसमें चीनी भी गिरेगी, अदरक भी गिरेगी, ये सारी चीजें। तो ये कोचिंग सेंटर पटना में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, यानी कि हर वो गतिविधि बच्चों, हर वो गतिविधि, ये जैसे मैंने आपको इसमें कुछ चीजें ये लिखवाई हैं, जैसे उत्पादन लिखवाया, ठीक है, उपभोग लिखवाया, ठीक है, विनिमय लिखवाया, ठीक, और ये अलग अलग, ये चारों चीजें, ये आपका क्या लिखवाया, आवंटन लिखवाया, यानी कि बंटवारा साधन का, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, आवंटन, लाभ,
और मुद्रा का यूज हो रहा है। ये सारी चीजें आपकी पता है क्या कहलाती हैं? ये करवाती हैं बच्चों सारी चीजें आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां, इन सब को आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। और इसकी पहचान क्या है? हर वो गतिविधि जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करे, वस्तु व सेवा का जो उत्पादन करे उसको हम आर्थिक गतिविधि करें। और ये आर्थिक गतिविधियां आपको पता है कि भाई ये जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये पटना में भी हो रही हैं, ठीक, ये दिल्ली में भी हो रही हैं, और ये किसी गांव में भी हो रही हैं, किसी राज्य में भी हो रही हैं, और पूरे देश में भी हो रही हैं, और पूरे विश्व में भी हो रही हैं। ये सारी चीजें हो रही है ना भाई। इंडिया में ही कोचिंग के साथ सीमेंट का भी उत्पादन हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बहुत सी चीजें। तो पटना हो, दिल्ली हो, गांव हो, राज्य हो, पूरे देश में ये पूरी गतिविधियां कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, ठीक है, और इनको जानना, ये गतिविधियां कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है, इनको जानना बच्चों क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और ये प्रोसेस आपने दुर्लभ संसाधनों का विशिष्टतम प्रयोग किया, वो कहलाया इकोनॉमिक्स। कुछ आया पल्ले? इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इकोनॉमी। जैसे ये पेन है, ये मान लो 1000 रुपये की इलेक्ट्रॉनिक पेन है, आप अपने डिजिटल बोर्ड के लिए खरीदने जाओगे तो आप बोलते ही तो 1000 रुपये दोगे नहीं, यार कुछ कम कर ले, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। हाँ नहीं भाई 700 रुपये, नहीं भाई 700 तो नहीं लगेगा, लास्ट 900, चल ठीक है ना, तेरा ना मेरा 800, ठीक है डन। आपने ये मोल भाव किया, यानी कि मैं उत्पादन कर रहा हूँ, आपको बेच रहा हूँ, मैं तो बेचने वाला, आप खरीदने वाले। ये सारा सिस्टम क्या है? आप अपने पैसे का मैक्सिमम यूज करना चाहते हो, मैं अपने उत्पादन का अधिकतम लेना चाहता हूँ, सब अपने लाभ कमाना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। इसी को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। और ये सारे देश में हो रही है। कोई कैमरा बेच रहा है, कोई मोबाइल बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कोई बुक बेच रहा है। ये क्या है? कोई डिजिटल बोर्ड बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, कोई एस्बेस्टस जो ये आपका लगा रखा है, दिख रहा है, आपको दिखेगा नहीं, साइड में जो एब्जॉर्ब करता है वॉइस को, ताकि दूसरे कैमरे में, दूसरे रूम में आवाज़ न जाए। ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं उत्पादन हो रही है। वो कैसे हो रही है, कौन कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, वो अर्थव्यवस्था होगी। तो मेन पॉइंट क्या हुआ बच्चों? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? अब हम दो चीज़ों पे, कंसेप्ट पे आ गए हैं। एक इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी। दोनों का हिंदी में नाम है अर्थ व्यवस्था और अर्थ शास्त्र। ठीक, इसका मीनिंग क्या बताया मैंने कि दुर्लभ संसाधनों का विशिष्टतम प्रयोग। सामान्य आजकल की परिभाषा यही है जो एक्सेप्टेबल सबसे ज्यादा है, दुर्लभ संसाधनों का विशिष्टतम प्रयोग। ठीक, और अर्थव्यवस्था क्या बताया? अर्थव्यवस्था क्या बताया? आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों के जानने की प्रक्रिया। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का बेसिक चीज आप समझे
कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यहां से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये तो है बेसिक जो बैकग्राउंड आपको समझाया कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। अपने देश में एक गांव से लेकर पूरे यूनिवर्स में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने साधनों का प्रयोग कर रहा है। ये पेन यूं ही नहीं बना भाई, इसमें सेल भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें मैटर भी है। ये कैसे काम कर रहा है, इसका अलग से इंजीनियर आएगा अगर ये खराब हो गई तो, इसमें अलग से इंस्ट्रूमेंट डलेगा अगर खराब होगी तो। ठीक है, ऐसे ही कैमरा है, डिजिटल सिस्टम, ये हर एक चीज है भाई। ये कैसे काम, ये है अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई, उसमें फिर आपका आ जाएगा जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कृषि है, उद्योग है, सेवा है। और अर्थशास्त्र का मतलब हुआ भाई बार्गेनिंग करना। एज ए कंज्यूमर तुम चाहोगे सस्ते से सस्ता मिल जाए, एज ए प्रोड्यूसर मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लाभ कमा लूं। ये चीजें आपकी क्या है, अर्थशास्त्र। अब जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र है, इसके हम कुछ क्या करेंगे बच्चों, एक पार्ट में तो हम इसके क्या करेंगे, एक पार्ट में हम क्या करेंगे, इसकी अर्थ और परिभाषाएं। अर्थ तो हम कर चुके हैं, थोड़ी सी परिभाषाएं जरूर पूछते हैं पेपरों में, वो हम करेंगे। और एक तरफ करेंगे इसके हम प्रकार, अर्थ, परिभाषा और उत्पत्ति। क्योंकि हमारे पास ड्राफ्ट होना चाहिए ना क्लास का कि ये क्या अर्थ तो हम समझ गए, अलग अलग परिभाषाएं कब किसने दी, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और प्रकार इसमें आपके दो आते हैं, एक आपका होता है माइक्रो और एक होता है आपका मैक्रो। तो माइक्रो को हम बोलते हैं वेस्टी हिंदी में, और मैक्रो को हम बोलते हैं समष्टि। इनका क्या मतलब होता है ये सारी चीज समझेंगे, ये शब्द किसने यूज किए, किसने फेमस किए, कब किए, ये सारी चीज समझेंगे। दूसरा जो आर्थिक गतिविधि है, इसके भी हम क्या समझेंगे बच्चों, प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है। अब इसको हम इस हिसाब से बांट देते हैं कि इसके प्रकार कौन से होंगे। ये बेसिकली चार आधार पर हम इसको बांटते हैं बच्चों। इस स्वामित्व के आधार पर कितनी प्रकार की हैं, ठीक है, व्यापार के आधार पर कितनी प्रकार की हैं, ठीक है, और राजनीति के आधार पर कितने प्रकार की हैं, ठीक। और तीसरा आपका स्वामित्व, व्यापार, राजनीति, और एक होता है आपका आय के आधार पर या विकास के आधार, आय या विकास के आधार पर कितनी। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहले हम कंप्लीट किसको निपटाएंगे, पहले हम कंप्लीट करेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के प्रकार और उसकी गतिविधियां, फिर हम करेंगे अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं बच्चों अर्थ शास्त्र। ठीक, इकोनॉमिक्स, दोनों मैंने हिंदी में क्यों लिखे या अलग अलग क्यों लिखे भी, क्या रीजन है। किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें आए तो हम पूछ सकते हैं ना, या आप भी एज ए स्टूडेंट पूछोगे बोले सर ये अलग अलग क्यों लिखा आपने, क्या मतलब है इसका, और किसने इस चीज़ की शुरुआत की, क्या रीज़न है। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। देखो सामान्य है तो इसको हम अगर इसकी उत्पत्ति कर दें सामान्य अर्थ के पॉइंट से, अर्थ का शास्त्र, जिसको हम कहते हैं धन का अध्ययन। ठीक, और वैसे
अर्थशास्त्र के भी दो क्वेश्चन और बनते, देखो एक एक चीज आपको समझाएंगे। एक विषय की शुरुआत के रूप में, विषय की शुरुआत के रूप में नाम आता है आपके अरस्तु को। और अरस्तु ने क्या कहा था, जो यूनान के दार्शनिक थे उन्होंने एक राजनीति से इसको अलग किया था। ठीक है। दूसरा, एक फादर के रूप में, फादर ऑफ सब्जेक्ट, और इस परिभाषा को देने वाले दोनों एक ही हैं, वो आपके कौन हैं, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपके ब्रिटेन के इकोनॉमिक्स थे और इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास की एक इकोनॉमिक्स की एक विधिवत डेफिनेशन दी थी। अर्थ का अध्ययन यानी कि धन संबंधी जो अध्ययन करे वही अर्थशास्त्र है, इसलिए इनको अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इनकी जो बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इनकी एक बुक है बच्चों, और वो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक कई भी पेपरों में पूछी हुई है बच्चों, और ये बुक जो है वो प्रकाशित हुई थी 1776। ये एडम स्मिथ को इसलिए अर्थशास्त्र का सामान्यतः क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और एक इनकी बुक हुई थी, और एक बुक और हुई थी 1759 में। उस बुक का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, वो कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेन पॉइंट क्या है, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, यानी कि नैतिक हमारा जो दृष्टांत लगा हो उसका सिद्धांत का है। इन्होंने एक इसमें थ्योरी दी थी, वो दी थी बच्चों अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। ये भी मैं बताऊंगा कि इनविजिबल हैंड का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो यहाँ तो पता चल ही गया आपको, वही हैं एडम स्मिथ, जो आपकी बुक पब्लिश करते हैं अपनी 1776 में। ये एसएससी सीजीएल में भी, आरएएस में भी, यूपीएससी में भी और अनेक पीसीएस में भी पूछा हुआ है। ये बुक किसने लिखी और इस बुक का पब्लिकेशन कब हुआ, और एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ नेशन। और उन्होंने सबसे पहली परिभाषा दी थी धन का अध्ययन करना, यानी कि ये आपकी क्या मानी जाती है, अर्थव्यवस्था की सबसे पहली एक परिभाषा मानी जाती है। क्लियर। अब इकोनॉमिक्स आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है बच्चों, लेकिन ये बना किससे है, ये दो शब्दों से बना है, ओकियोस और नोमस। अब ये ओकियोस और नोमस, ओकियोस का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक या घर, और नोमस का मतलब हुआ प्रबंधन। जैसे आपके पिता ने क्या कहा था, ढंग से यूज करना बेटा, पैसे संभाल के यूज करना। तो ओकियोस प्लस नोमस यानी कि
आपका घर का प्रबंधन, डोमेस्टिक मैनेजमेंट, डोमेस्टिक मैनेजमेंट जो है वही आपके इकोनॉमिक्स वर्ड का शाब्दिक अर्थ है। और इन दोनों को मैं मिला दूं, ओकियोस और नोमस को मिला दूं, तो इसको कहा जाता है ओकियोनोमी। और ये जो ओकियोनोमियो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो लैटिन वर्ड ओकियोनोमियो से आपका इकोनॉमिक्स बना है। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओकियोनोमियो या ओकियोनोमिया ऐसा बोल देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं? तो यहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो इकोनॉमिक जो है वो ओकियोनोमिया कर लो, इसको ओकियोनोमिया बोले जाता है लैटिन भाषा के शब्द ओकियोनोम यानी कि ओकियोस और नोमस से। तो ओकोस और नोमोस यानी कि ये नोमोस और ओकियोस या ओकोस भी बोल देते हैं कई भी जगह। ये घर को दर्शाता है एक पॉइंट, और दूसरा आपके प्रबंधन को दर्शाता है। तो आपके पिता को भाई आपकी फीस भी देनी है, बहन की या भाई की औरों की फीस देनी है, घर का रेंट देना था, किराया बिजली भी देनी है, और अन्य भी खर्चे, सिलेंडर भी भरवाना है, आने जाने के पैसे भी चाहिए, कोई विवाह शादी आ गया तो उसके भी पैसे चाहिए। आ गया ना समझ में? तो घर का प्रबंधन कैसे करते हैं हमारे बुजुर्ग और पेरेंट्स, वही इकोनॉमिक्स होता है। जो लैटिन भाषा के शब्द आपके क्या बनते हैं, ओ सॉरी लैटिन नहीं बच्चों, लैटिन नहीं, लैटिन होता तो फिर अरस्तु जनक कैसे होते, ग्रीक। यहाँ गड़बड़ कर देना, ना कर देना। यूनानी, यूनानी भाषा का शब्द है ये, देखा अभी गड़बड़ हो जाती। तो ओकियो और नोमोस यूनानी भाषा के शब्द ओकियोनोमिया से इकोनॉमिक्स वर्ड बना है, जिसका मतलब है घर का प्रबंधन करना। क्लियर? कोई डाउट? तो कहाँ से शुरुआत हुई भाई? आपके घर से शुरुआत हुई थी। आप 50,000 रुपये लेके आए, घर वालों ने कहा ठीक से यूज करना बेटा, संभाल के यूज करना, गिराना देना, ऐसे ही बोलते होंगे। तो वो प्रबंधन की ही बात कर रहे हैं। और आपको भी प्रबंधन करना पड़ा। पीजी भी देखा है, पीजी का फिर अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितना महंगा पीजी लेना है, फर्निश्ड वेल फर्निश्ड लेना है, सिंगल लेना है या शेयरिंग में लेना है, ये भी आप देखते होगे। फिर दोस्तों के साथ कुछ पैसा शेयर भी करना पड़ सकता है, लेना देना चलता रहता है। आपको फिर बुक भी चाहिए, फिर आने जाने का, भाई आप यूँ देखोगे रूम में वहाँ पढ़ लो जहाँ आने जाने का मुझे किराया ना देना पड़े। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रबंध ही कर रहे हो, क्योंकि वो मिनिमम है भाई। मिनिमम से आप मैक्सिमम अचीव करना चाहते हो, इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ ठीक है, समझिएगा, समझ में आ गया है कहाँ से पैसा आता है ना? किसी ने कहा था कि एक दिन पानी भी बिकेगा। ये पानी बिक रहा है भाई, छोटी सी बोतल है, जेब में डाल के चले जाओ। कितने की पता है? स्टिकर लगा हुआ है। ये कैप अलग बनेगी, बोतल अलग बनेगी, स्टिकर अलग बनेगा, फैक्ट्री में अलग बनेगी, ट्रांसपोर्ट अलग होगी, सप्लायर अलग होगा, थोक में बेचने वाला अलग होगा, रिटेल में बेचने वाला अलग होगा, खरीदने वाले तुम और हम होंगे। यही इकोनॉमिक्स है, और क्या? बोलो। चाय का एग्जाम्पल आपको दे दिया, जो मिनिमम मैक्स जब अर्जेंट नीड है पानी, उसका एग्जाम्पल आपको दे दिया, फीस का एग्जाम्पल आपको दे दिया, घर से पैसा लेके आए हो, फोन का एग्जाम्पल, एसी का एग्जाम्पल, डिजिटल बोर्ड का एग्जाम्पल, किताब का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल हैं। बिना एग्जाम्पल की क्लास क्या हो जाती है बच्चों? जीरो। तो माइक्रो और मैक्रो अब हम चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है? क्लियर यहाँ तक कि अरस्तु का? हाँ, एक चीज और याद रखना बच्चों, ये आप समझ तो गए कि अर्थशास्त्र जो है विषय, यहाँ विषय के रूप में सही है, शुरुआत अरस्तु ने कहा। फिर फादर एक प्रबंधन विषय के रूप में आपका क्या है। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी?
इस अर्थशास्त्र की बुक सबको पता है, आपके महान राजनीतिक चाणक्य ने, और चाणक्य किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे ये। 321 से 298 बीसी, जो सुबह की क्लास में मैंने एडी और बीसी का मामला समझाया था वो। और इस बुक का जो विषय है बच्चों, बस यही क्वेश्चन आ जाता है, इस बुक का विषय इकोनॉमिक्स नहीं है, इस बुक का विषय है राजनीति। एक राजा शासन कैसे करे, प्रशासन कैसे करे, उसको फिर आप लोग एक ने इकोनॉमिक्स नाम क्यों रख दिया? क्योंकि बिन पैसे भूखे पेट भजन है गोपाला, बिन पैसे घूमेगा यूं ही लाला, है ना। तो पैसे के बिना शासन हो ही नहीं सकता। तो अर्थ इज द की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिना पैसे के आप फ्री में नौकरी कर लोगे क्या? हो गए आप पास, ठीक है भैया अभी मैं तेरे को टीचर बना देता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। अरे ले जा अपनी नौकरी, मुझे ना चाहिए तेरे, क्या करूँगा इस नौकरी का? बोलो। तो बिना पैसे के क्या होगा? शासन ही नहीं होगा। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, यार कहाँ दिलदार तुझे ऐसा मिलेगा, है। तो बुलबुल भी तभी नाचेगी जब पैसा मिलेगा, वरना बुलबुल तो नहीं डांस करेगी भाई। तो बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं भाई। कहाँ से सिस्टम, कोचिंग में फीस का, अब हमें कोई बोले कि तुम्हें सैलरी नहीं देंगे पढ़ाओ, अरे भाई हम समाज सेवक तो है नहीं, हमें भी घर चलाना है। तो इसलिए राजनीतिक समाज सेवा अपनी जगह है, हाँ किसी भी जरूरत पड़ जाए। और बड़ा साम्राज्य है भाई, देखो बहुत से ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और कोचिंग सेंटर या बड़े बड़े संस्थान है बहुत से सामाजिक कल्याण के काम करते हैं। जो बेचारे अनाथ लड़कियां होती हैं उनकी शादी में भी कई लोग, जैसे बहुत से हीरो भी हैं बॉलीवुड के, जो अभी अक्षय कुमार हैं, उन्होंने कितना दान दिया राम मंदिर बना जब, तो 500 करोड़ रुपए दान देने वाले। भाई है तो आप दान दे दो, नहीं है तो भाई हमारे भाई वही है कि हमारे पास अभी इतना है ही नहीं कि हम दान दे दें। तो अपना कष्ट करके दान देना एक अलग मनोवृत्ति की बात आ जाती है कि भूखे पेट से भी आदमी दान देने वाला दान दे देता है। तो वो ये है ना कृष्ण और सुदामा की बातें। तो सुदामा कभी एक बेर का दाना भी नहीं देते थे, और कृष्ण को पता था कि ये बड़ा लालची है। तो आखिर में हसर क्या हुआ देखो, कृष्ण तो पूरे एक दरबार के मालिक हैं, पूरे राजा हैं, और सुदामा एक झोपड़ी में बैठा है। ये उसी का रिजल्ट है, कर्मों का फल है। बाद में मित्रता भी निभाते हैं कृष्ण ने, क्योंकि मित्रता एक अलग चीज होती है, और बिजनेस और व्यवसाय एक अलग चीज होता है, जन कल्याण एक अलग चीज होती है। तो कई बार लोग, हरिश्चंद्र देखो अपने पुत्र का भी उसने शवदान मतलब कि अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, पत्नी को बोला कि पैसे लेके आ, 25 पैसे थे तब जाके वो होगा संस्कार। तो ऐसे लोग भी हैं जिनका राजपाट भी चला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। और कुछ ऐसे भी हैं कि राजपाट नहीं जाए, चाहे सगे संबंधी चले जाए। तो ये मनोवृत्तियां, मनोवेग, संस्कार ये अलग चीज है, इकोनॉमिक्स एक अलग चीज। क्लियर? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राजनीति नाम इसलिए रखा बच्चों, क्योंकि राज्य की नीति अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। किससे संबंध बनाना है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, किस देश में जाएंगे, किस सम्मेलन में जाएंगे, वहां से हमें क्या फायदा मिलेगा, कोई इन्वेस्टमेंट आएगा देश के अंदर तो उससे क्या फायदा होगा, देश में कितना रोजगार होगा, लोगों को क्या कौशल मिलेगा, ये चीजें विश्लेषण होते हैं। यानी कि कहाँ घूम गया सारा पैसा अर्थशास्त्र की। तो ये चीजें थी बच्चों। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सिर्फ हम आपके लेवल का ही इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके जरूरी हैं बच्चों। एक आपका क्या बताया था, माइक्रो, और एक आपका क्या बताया था, मैक्रो। अब आप हो मान लो सुरेश, अब कक्षा में सुरेश ही थोड़ी है, कक्षा में महेश भी है, दिनेश भी है, रानी भी है ना। यानी कि एक तो आप हो, और एक आपके ये और कक्षा में है, और मान लिया टोटल कितने हैं, 40 विद्यार्थी। क्लियर? 40 विद्यार्थी हैं, टोटल 40 ही बनते हैं, 45 40। अब मैं कहूँ कि
ला भी सुरेश तेरी फीस जमा हो गई क्या? हाँ मास्टर साहब जमा हो गई। तो जब किसी एक यूनिट या इकाई का अध्ययन किया जाए, ठीक है, एक यूनिट या इकाई का अध्ययन, अब उसमें चाहे भाई वो फीस की बात आए, चाहे आपका कोई बचत की बात आए, ठीक है, चाहे कोई आय की बात आए, ठीक, और ये यूनिट जो है, ये यूनिट आपकी विद्यार्थी भी हो सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है बच्चों, ये एक बैंक भी हो सकता है, ठीक, एक कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक, कोई एक संस्थान भी हो सकता है, कोचिंग सेंटर हो गया मान लो। तो किसी एक यूनिट की, इसकी फीस, बचत, आय, खर्च, आमदनी, इनका जब अध्ययन करें बच्चों, तो वो आपका क्या कहलाता है? माइक्रो। सिर्फ एक, यानी कि एक का अध्ययन करूं तो ये क्या हो गया? माइक्रो। देखो सुरेश से आया है, सुरेश का मतलब एक इकाई का अध्ययन, यानी कि चाहे वो फीस हो, बचत हो, आपकी आय, पूछो भी आपके घर की आय कितनी है, या फिर कोई विद्यार्थी को, बैंक को, कंपनी को, संस्थान को, कोई भी हो, ठीक। दूसरी तरफ मैं कहूं कि 40 के 40 विद्यार्थियों की फीस की बात करूं, ठीक, या फिर किसी पूरे राज्य की बात करूं, पूरे गांव की बात करूं, पूरे जिले की बात करूं, और पूरे देश की बात करूं, तो जब इनका मैं क्या करूं? अध्ययन, इनकी आय, ठीक, इनका खर्च, और क्या रोजगार की कंडीशन है, ठीक है, गरीबी यहाँ पर कैसी है, ठीक, साधन कैसे हैं, जो पूरे देश की बात करूं, पूरे गांव की बात करूं, तब इस प्रकार का मैं जब स्टडी करूं तो आपका क्या कहलाता है? मैक्रो। आया समझ में? क्लियर? तो मैक्रो यानी कि जो बड़ा हो, समष्टि हो, उसको हम मैक्रो कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, बड़ा या समष्टि। और माइक्रो का मतलब छोटा या व्यष्टि। तो ये हो गया माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग, कि जहां एक, जैसे अब कक्षा में है भाई, एक बच्चे का मैं कॉपी चेक करूं, होमवर्क चेक करूं तो माइक्रो, पूरी कक्षा के होमवर्क चेक करूं तो क्या हो जाएगा? मैक्रो। लेकिन इसको अब तुलना करते जाएं, जैसे जब मैं देश के कंपेयर में राज्यों की अलग अलग आय की स्टडी करूं, एक राज्य की प्रति व्यक्ति, जैसे बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यूपी की कितनी है, पंजाब की कितनी है, ऐसे मैं दिन करूं तो हो जाएगा माइक्रो, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम। लेकिन पूरे देश की इनकम का अध्ययन करूं, पूरे देश में कितना खर्च हो रहा है ये अध्ययन करें, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। ऐसे ही मैं भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इनकी आय का अध्ययन करूं तो हो जाएगा माइक्रो। लेकिन पूरे दुनिया की आय का अध्ययन करूं तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। यानी कि यूनिट का कैसे हम यूज कर रहे हैं, इस तरह याद रखना। जैसे मैंने एक स्कूल में एक कक्षा की बच्चों के अंक का अध्ययन किया, कि एक कक्षा के बच्चों के मैथ में कितने नंबर आए हैं, हिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं, पॉलिटी में कितने नंबर आए हैं, तो हो जाएगा माइक्रो। और पूरे स्कूल का रिजल्ट बनाऊं तो क्या हो गया भाई? यानी कि एक कक्षा की तुलना में पूरा स्कूल क्या है? मैक्रो है। कक्षा क्या है? माइक्रो। एक राज्य क्या है? माइक्रो। पूरा देश क्या है? मैक्रो। एक गांव क्या है? माइक्रो। पूरा राज्य क्या है? मैक्रो। एक देश क्या है? माइक्रो। और पूरा दुनिया क्या है? मैक्रो। इस तरह आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, कि किसे माइक्रो कहेंगे और किसे मैक्रो कहेंगे। यानी कि कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का मामला होगा और कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का मामला होगा, यहाँ परिभाषिक रूप से। हालांकि इनके सब्जेक्ट क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, कि कौन सा विषय किस में है। तो ये माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ हम एक चीज और करते हैं कि जो ये माइक्रो एंड मैक्रो दोनों वर्ड बोथ, समझ के ध्यान रखना, दोनों जो शब्द हैं वो पहली बार प्रयोग 1933 में, ये क्वेश्चन पूछे मैं सारे जो बता रहा हूं, पहली बार इनका प्रयोग 1923 में रेगनर फ्रिश ने किया था, जो नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट। यानी कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड पहली बार यूज टर्म, जिसको कहते हैं ना क्वाइन बाय, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ दिस टर्म्स, ये टर्म्स माइक्रो और मैक्रो पहली बार किसने यूज किए, तो रेगनर फ्रिश ने किया। रेगनर नर्क से अलग है, नर्क से और फ्रिश में कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये दोनों यूज किए रेगनर फ्रिश ने। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है क्या, कि इन दोनों को यूज करने के साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस, इनको अंतर, इनको अलग अलग करने वाले दो व्यक्ति थे, और ये अलग अलग करने वाले दो व्यक्तियों में दो नाम हैं। एक तो आपका यही है रेगनर फ्रिश, ठीक है, और दूसरा नाम है जॉन टिम्बरजन। जॉन टिम्बरजन ये आपके कहाँ के थे, यूएस के, और ये मैं बता चुका हूँ रेगनर फ्रिश ने। और इन्होंने अलग कब किया बच्चों, 1966 में। यानी कि माइक्रो और मैक्रो को अलग अलग किसने किया, टिम्बरजन और रेगनर फ्रिश ने। और इसीलिए इनको अब ये अलग कर दिया, इनको रिवार्ड भी तो मिलना चाहिए भाई। रिवार्ड क्या मिला इनको, रिवार्ड मिला पहला नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में, पहला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स का इन दोनों को मिला था 1969। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1969 से। क्या भारतीय भी है कोई, क्या कोई भारतीय भी है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला, पहला भारतीय? तो फर्स्ट इंडियन है बच्चों अमर्त्य सेन, 1998। और अमर्त्य सेन को किसके लिए मिला था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कई बार ये फील्ड पूछ लेते हैं कि किस फील्ड में काम करने के लिए, यानी कि लोगों का कल्याण कैसे हो, इसके बारे में शोध किया, योगदान दिया दुनिया को। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के कारण इनको पहले भारतीय बने 1998 में, जिनको क्या बना था, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, और इनको क्या मिला आपका नोबेल पुरस्कार। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से। अब यहाँ माइक्रो का भी मीनिंग समझ गए, मैक्रो का भी। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स या फील्ड, यानी कि विषय और क्षेत्र। विषय एवं क्षेत्र, क्या कि माइक्रो में कौन से विषय होते हैं, और मैक्रो में, इधर हम माइक्रो लिखते हैं क्योंकि शुरू से यही लिखते आए, माइक्रो में कौन से विषय होते हैं और मैक्रो में
कौन से विषय होते हैं? ये कई बार पूछा गया है सीधा सीधा बच्चों कि समष्टि अर्थशास्त्र के विषय बताओ, कौन सा अध्ययन, यानी कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है, ये पूछते हैं, है ना। तो कई बार आ जाता है कि टॉपिक बताओ भाई कि मैक्रो में किसका अध्ययन किया जाता है और माइक्रो में किसका अध्ययन किया जाएगा। कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का अध्ययन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों माइक्रो में जो है, मैंने अभी क्या कहा था कि आप इस वस्तु को एज ए कंज्यूमर कम से कम रुपए में खरीदना चाहोगे और मैं इसको अधिक से अधिक रुपए में खरीदना चाहूँगा ताकि मुझे लाभ हो और आप अपनी संतुष्टि अधिकतम करना चाहते हो। तो यहाँ की क्रय और विक्रय दोनों के मामले आ गई। तो इसमें आपका सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि मांग व पूर्ति, यानी कि डिमांड और सप्लाई कैसे होती हैं। मांग व पूर्ति की बात करते हैं तो आप चाहते हो कि कम से कम खरीदना और मैं चाहता हूं अधिक से अधिक कीमत में बेचना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मांग का नियम, या हम ये कह सकते हैं कि कीमत निर्धारण व मांग का नियम, यानी कि कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग का नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और ये आपका कौन से इकोनॉमिक्स से संबंधित है, मार्शल से, मार्शल का ही पॉइंट आता है इसमें। कीमत का निर्धारण कैसे होगा किसी वस्तु का, यानी कि ध्यान रखना वस्तु का, कोई भी ये वस्तु है इसका कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति के नियम क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, ये चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तीसरा हम इसमें क्या पढ़ते हैं, मांग की लोच, मांग व पूर्ति की लोच पढ़ते हैं कि भाई कीमतों में बदलने से मांग में कितना बदलाव हुआ, इस टाइप की चीजें। चौथा इसमें हम पढ़ते हैं आपके ने क्या कहा, कम से कम खरीदना और मैं कहूँगा अधिक से अधिक कीमत पर बेचना। उपभोक्ता और उत्पादक का व्यवहार, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक का व्यवहार, दोनों अपना क्या चाहते हैं, लाभ अधिकतम करना चाहते हैं। ये आपका विषय पता होना चाहिए, सारा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवा बाजार और उसके प्रकार, कि बाजार क्या होता है, बाजार के प्रकार क्या होते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों कि जो साधन है, क्योंकि बिना साधन के तो उत्पादन होगा ही नहीं, तो साधन जो हैं वो आपके चार माने गए हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। इन भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, जैसे इस पेन को बनाने वाले ने, इसमें टेक्निकल माइंड बनाने वाले में, इस इलेक्ट्रॉनिक कलम को बनाने वाले ने मेहनत की होगी तो उसको फायदा मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, या लेबर को कितनी वेज दोगे। आप लेके आए चार आदमी और आपने कहा जी शाम तक 2000 रुपये दे दूंगा, ये गेहूं का एक एकड़ काट दो, वो तो बीड़ी पीते रह गए, काम उन्होंने आधा भी नहीं किया, तो आप 2000 रुपये दे दोगे उनको। तो यानी कि आप उनकी उत्पादकता देखोगे। तो इसका मतलब इन साधनों की कीमत, एक तो है वस्तु की कीमत, एक है साधनों की कीमत निर्धारण कैसे होता है, कीमत निर्धारण कैसे,
या इनका हम कह सकते हैं कि आवंटन कैसे हो, किस साधन को कितना यूज करना है, इसका आवंटन कैसे हो। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र का मतलब यही हुआ कि किस साधन का कहां पर कैसा यूज करना है, लेबर है वो कैसे यूज करनी है, श्रमिक है वो कैसे यूज करने हैं, फैक्ट्री लगाऊं तो कहाँ लगाऊं, बाजार है तो कौन सी दुकान खोल लूँ, या आप सर्वे करते हो कि आपको कपड़े की दुकान खोलनी है तो आप ये देखोगे ना भाई कपड़ा कहाँ पर दुकान खोल लूँ, कैसी मार्केट है। आपने बियाबाने में दुकान खोल ली, वहाँ चोरी और हो जाएगी, बेचना तो दूर की बात। शोरूम आप गाँव के अंदर खोलोगे मोबाइल का शोरूम, या बड़े शहर में खोलोगे, बड़े शहर में भी कहाँ खोलोगे, जहाँ भीड़ ज्यादा होगी, जहाँ मार्केट होगी वहीं खोलोगे, या वैसे ही पैसा लगा के बैठ जाओगे। तो यहाँ साधन का कीमत क्या होगी, कैसा निर्धारण है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमने तरीके बताए हैं, ये इसका मतलब ये होगा कि साधन कीमत सिद्धांत बोलेंगे इसको, साधन कीमत सिद्धांत। तो इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं आपके पेपर में कि कौन सा मैक्रो का विषय है और कौन सा आपका माइक्रो का विषय। तो इस प्रकार ये 5 से 6 पॉइंट आपके किस में आते हैं बच्चों, माइक्रो में। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारी चीजें आपको एक ही जगह बता रहा हूँ। दूसरी तरफ क्या है आपका मैक्रो है, कि मैक्रो में आपके क्या आएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने नाम सुना होगा कई बार कि राष्ट्रीय आय व अवधारणाएं। तो ये आप सोचोगे सर ये अवधारणाएं क्या। देखो आप न्यूज में सुनते हो कि हमारा जीडीपी बढ़ गया, हमारा जीएनपी सबसे ज़्यादा है, हमारा एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय आय ये है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती है राष्ट्रीय आय में, यानी कि पूरे देश की इकोनॉमी का अध्ययन। यानी कि मैक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना, पूरे समस्त देश के, यानी समष्टि का मतलब होगा देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन। देश की अर्थव्यवस्था की स्टडी करना आपकी क्या कहलाता है बच्चों, मैक्रो। और वहां किसी एक इकाई का, एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक संस्थान। ठीक, नेक्स्ट दूसरा इसमें क्या आएगा, जैसे बजट प्रणाली, यानी कि बजट किसे कहते हैं। ठीक है, टैक्सेशन, टैक्स सिस्टम किसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। यानी कि किसी देश की राजकोषीय नीति कैसे काम करती वो इसमें आएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा आएगा मुद्रा, नोट, बैंकिंग, आरबीआई, शेयर मार्केट, ये पढ़ोगे। ये आपका क्या कहलाता है, किसी देश की मौद्रिक नीति, यानी कि मुद्रा संबंधी नीति। ठीक है, चौथा आप इसमें क्या शामिल करते हो, चौथा आपको शामिल होता है जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। विभिन्न देशों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, यानी कि आप आयात और निर्यात कितना करते हो, और आयात और निर्यात इतना करते हो तो इसमें आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, बीओपी किसे कहते हैं, कैपिटल अकाउंट किसे कहते हैं, करंट अकाउंट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें। या फिर आपकी पूंजी परिवर्तनीयता, पूंजी परिवर्तनीयता किसे कहते हैं, या आपने नाम सुना होगा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। ऐसे ही फोर्थ आपका आ जाएगा इसमें, फिफ्थ, क्या हमें आपको पता है कि तेजी और मंदी भी पढ़नी पड़ती है। तेजी मंदी यानी कि
प्राइस का अप डाना और प्राइस का नीचे आना, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन क्या है, कैसे होती है, इनसे चीज़ें बातें, ये भी आपका सारा इकोनॉमिक आएगा। ठीक है भाई, पूरे देश के अंदर कीमतें कितनी बढ़ रही, तो बड़ी हाई तोबा मचती है कि कीमतें बढ़ गई, घट गई, महंगाई हो गई, ये सारी चीज़ें। छठा, आप क्या पढ़ते हो इसमें, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक आयोजन, नीति आयोग। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आपका नीति आयोग के साथ साथ एक चीज़ और हम इसमें शामिल कर सकते हैं, कृषि। पूरे देश की कृषि व संसाधन कैसे हैं। ठीक है, उद्योग, ये सारी चीज़ें पूरे देश के। और एक उद्योग की बात करें आपका माइक्रो, और पूरे देश के उद्योग की बात करें तो मैक्रो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्या हुआ, माइक्रो किसे कहेंगे, मैक्रो किसे कहेंगे। यहाँ आपकी पॉइंट आ जाते हैं कि किसी एक व्यक्ति और किसी एक फर्म का अध्ययन करना बच्चों क्या कहलाएगा, माइक्रो। और पूरी दुनिया का अध्ययन करना आपका क्या कहलाएगा, या पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करना आपका क्या कहलाएगा, मैक्रो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में आपका पॉइंट क्या आता है, अब देखो, अब जो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं, या सॉरी अर्थशास्त्र की परिभाषा। ये बताना तो पहले था लेकिन कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, क्योंकि मीनिंग हमने बता दिया, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, दोनों वर्ड किसने यूज किए, किसने अलग किया, क्या मिला। तो सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन है बच्चों, वो यही मानी जाती है कि हाउ टू अर्न वेल्थ। ये परिभाषा सबसे पहली है, और जिसका मतलब है धन कैसे कमाया जाए। धन कैसे कमाया जाए, ये आपकी अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा है। और ये आपकी किसने दी, बाय एडम स्मिथ। और ये कई पेपरों में पूछी हुई है कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, द इंक्वायरी, या एन इंक्वायरी आएगा, द भी नहीं आएगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब पब्लिश हुई, 1776 में। तो धन कैसे कमाया जाए, यही इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने सबसे पहले बताई कि हम कैसे धन कमा सकते हैं। तो धन का मतलब यहाँ सिर्फ करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है बच्चों। धन का मतलब यहाँ पर तो आपका वो मामला हो गया कि पूरी वेल्थ, एक प्रॉपर्टी, एक संपत्ति, जिसमें संसाधन कैसे यूज करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये परिभाषा ज़्यादा समय तक नहीं चली कि धन कैसे कमाया जाए, क्योंकि धन कमाना ही अर्थशास्त्र का मुख्य विषय नहीं हो गया। पॉइंट क्या हो गया, ये जो पहली परिभाषा है, ये इनमें एक वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ हैं, अभी इनमें एक चीज़ और बता दूं, इनकी जो दूसरी बुक है 1759 पहली, उसमें इन्होंने कौन सी लिखी थी, क्या बुक लिखी थी, कि द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, यही थी ना।
या प्रिंसिपल ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। और इसी में इन्होंने क्या कहा था, इनविजिबल हैंड। अब ये मैं बताता हूँ कि इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, अदृश्य हाथ का मतलब क्या है। अदृश्य वो हाथ किसे बोलता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। अदृश्य हाथ का मतलब क्या, क्योंकि वो कहता है, एडम स्मिथ क्या कहता है, खुली अर्थव्यवस्था के पक्ष में है कि एडम स्मिथ ने क्या कहा कि पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार शक्तियां नियंत्रित या प्रबंधित करती, ये कहा उन्होंने, प्रबंधित करती हैं। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था को बाजार शक्तियां नियंत्रित और प्रबंधित करती हैं। और ये बाजार शक्तियां बच्चों क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। जैसे अगर बच्चे ज़्यादा हों और कोचिंग सेंटर एक ही हो भाई, तो फीस क्या होगी, भीड़ लगी हुई है। और हमारे देश में तो वैसे भी क्या कहते हैं, एक भेड़ चाल है, एक बार जिसका नाम होगा उसी के पीछे पड़ जाएंगे, तो वहाँ फीस क्या होगी। और एक ऐसी जगह कोचिंग सेंटर बेचारा कोई आ ही नहीं रहा, डिमांड ही नहीं है उसकी, तो फीस क्या होगी वहाँ कम। तो मांग और पूर्ति ही पूरी अर्थव्यवस्था को मैनेज और प्रबंधित करती हैं। और इस मांग और पूर्ति को ये अदृश्य हाथ कहता है। यानी कि अदृश्य हाथ का मतलब क्या बोलता है, इनविजिबल हैंड, मांग और पूर्ति। तो कई बार ऑप्शन में बाजार शक्तियां आ जाए और मांग और पूर्ति ना आए, तो ये ध्यान रखना क्या देना। इसलिए कहता है क्या, तथा बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं, कि बाजार अपने आप प्रबंधित हो जाएगा। बाजार में सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। ये मांग और पूर्तियां जो है ना, ये अपने आप क्या कर लेंगी, बैलेंस कर लेंगी। क्लियर। और माइक्रो और मैक्रो वर्ड किसने यूज किए थे, रैगनर फ्रिश ने पहली बार। अलग किसने किए थे, 1966 में रैगनर फ्रिश और टिम्बरजन ने। लेकिन अब हुआ क्या, ये भाई साहब ने कह तो दिया एडम स्मिथ ने 1759 में, और 1776 में कह दिया धन कमाना ही अर्थशास्त्र की परिभाषा है मेन। तो अब हुआ क्या था, देखो ये थ्योरी चलती रही, ये थ्योरी चलती रही दिसंबर 1929 तक। ये बात इनकी सच लगी सबको, भाई बाजार जो अपने आप मैनेज कर लेगा। लेकिन 1929 में क्या आ गई, यूएस में एकदम से शेयर बाजार गिर गया। ठीक है, शेयर बाजार क्या आ गया बच्चों, डाउन आ गया। जो आपका कहाँ पर है, वॉल स्ट्रीट में, न्यूयॉर्क में। और इसके कारण पूरी दुनिया में महामंदी आ गई 1930 में। पूरी दुनिया में क्या आ गई, महामंदी 1930 में। अब जब ये पूरी दुनिया में महामंदी आई ना 1930 में, तो बाजार की सीटी पीटी गुम हो गई। कि जो सोचते आ रहे थे अब तक अर्थशास्त्री कि भी बाजार में क्या है, बाजार की शक्तियां अपने आप डिमांड और सप्लाई मैनेज कर लेंगे, लेकिन डिमांड और सप्लाई मुंह मोड़ के खड़ी होगी, हमें नहीं पता, हमारे बस का नहीं। अब यहाँ पर एक नई थ्योरी का जन्म हुआ। देखो, अदृश्य हाथ के रूप में एडम स्मिथ कहता है कि मांग और पूर्तियां जो है बाजार को अपने आप नियंत्रित कर लेती हैं।
किसी भी प्रकार को सरकार को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1930 की वर्ल्ड महामंदी ने यह साबित कर दिया कि बाजार एक लेवल तक ही मैनेज कर सकता है। अत्यधिक महामंदी आ जाए तो बाजार की शक्तियां, मांग और पूर्ति ठप हो गई। अब कौन संभाले, गिरता ही जा रहा है। अब यहाँ पर कौन आते हैं, एक प्रमुख इकोनॉमिक्स जुड़ते हैं वर्ल्ड लेवल पर, और वो प्रमुख इकोनॉमिक्स कौन है बच्चों, J.M. केन्ज। J.M. केन्ज कहते हैं कि इन्होंने कहा कि परिस्थिति के हिसाब से सरकारी हस्तक्षेप सीमित मात्रा में जरूरी होता है। जब खासकर कोई महामंदी की कंडीशन आ जाए, सीमित मात्रा में जरूरी है। जो एडम स्मिथ की थ्योरी थी वो फेल हो गई भाई, वो तो कहता था कि जरूरी नहीं है। अब एडम स्मिथ की इस बात को J.M. केन्ज ने 1930 की महामंदी से समझाया, देखो तुम्हारा बाजार फेल हो गया, अब सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा। और उन्होंने बुक लिखी, 1936 में पब्लिश हुई, द जनरल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम प्रोडक्शन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरी बुक पूछी हुई है कि ये बुक कब लिखी, 1936 में। किसने लिखी, रोजगार, उत्पादन या आय और ब्याज दर के निर्धारण का सामान्य सिद्धांत। ये कई पेपर में पूछा हुआ बच्चों कि ये बुक किसने लिखी, तो ये बुक लिखी J.M. केन्ज ने। और इस बुक से क्या हुआ, इस बुक से क्या हो गया कि ये जो थ्योरी थी कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वो थ्योरी फेल हो गई और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ये बात एक्सेप्ट करवा दी J.M. केन्ज ने। और J.M. केन्ज की ये जो कंसेप्ट है, ये सारा आपका मैक्रो वर्ल्ड से संबंधित है, क्योंकि पूरे देश की बात है भाई, पूरे दुनिया में महामंदी आ रही है, तो ये माइक्रो तो नहीं रहा। तो इसका मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्रो वर्ड किसने प्रसिद्ध किया, किसने फेमस किया, तो आंसर आएगा J.M. केन्ज। और ये कहां पे थे, यूके के। तो जो एक परिभाषा से मैंने आपकी बात उठाई थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट डेफिनेशन, जिसमें विजिबल हैंड की भी बात आ जाती है और वेल्थ कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए, ये भी बात आ जाती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो धन संबंधी मामले आपकी परिभाषा जो है वो आज सिर्फ धन के मामले से संबंधित नहीं है। दूसरा, इनविजिबल हैंड का मतलब क्या, एडम स्मिथ ने इसको क्या माना, फिर J.M. केन्ज की उत्पत्ति होती है तो J.M. केन्ज क्या बोलते हैं, मैक्रो वर्ल्ड के बारे में क्या कहा गया, कितनी 1930 की महामंदी के ऊपर क्या रिजल्ट आया कि भाई पुराने जो अर्थशास्त्री जो सोचते थे वो हमेशा सही नहीं है, सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये आपकी एक चीज बताई। दूसरी परिभाषा, सेकंड परिभाषा क्या कहती है बच्चों, संसाधन, जैसे अभी मैंने शुरू में समझाया था, संसाधन वर्सेस आवश्यकताएं। तो संसाधन आपके क्या है, दुर्लभ है, और आवश्यकताएं क्या है आपकी, असीमित है। ठीक है, असीमित है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दुर्लभ है ये सीमित है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, संसाधनों को मैनेज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूज करना पड़ेगा उनका मैनेजमेंट करके। ऑप्टिमम यूज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, उनका विशिष्टतम प्रयोग करना पड़ेगा।
विशिष्टतम प्रयोग, ये परिभाषा आपकी किसने दी? बाय जॉन रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने ये परिभाषा दी, ये थे आपके यूएस के। ये लगभग परिभाषा आती है 1933 में। तो रॉबिन्सन ने बाद में क्या कहा कि भाई दुर्लभ संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए तो अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हो, वो उनका चयन करना पड़ता है संसाधनों का। ये आपका क्या माना जाता है कि अर्थशास्त्र को अब सिर्फ हम धन कमाने से संबंधित नहीं रख सकते। तो इसका एक ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बनेगा आपका? मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, ये परिभाषा बनती है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, इसका मतलब क्या? न्यूनतम साधन, ठीक है, और अधिकतम उत्पादन, क्योंकि संसाधन क्या है? कम। अब आप देखो कोयला खत्म होने वाला है, गैसेज खत्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा एनर्जी का? तो कम से कम उत्पादन किया जाए और कम से कम साधन यूज हो और अधिक से अधिक क्या हो? उत्पादन हो, तो ही तो काम चलेगा। ये परिभाषा दी थी जॉन रॉबिन्सन ने। एक चीज और आती है कि जैसे आपके साधन है भाई, और एक तरफ क्या उनका प्रतिफल है। अब साधन और प्रतिफल, जैसे भूमि है, ठीक है, श्रमिक है, पूंजी है और उद्यमी है, ये चार साधन माने जाते हैं, ठीक। और फ्री में तो यूज होंगे नहीं ना। मैं मान लो ये कोचिंग सेंटर में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा काम ध्यान है, मैनेजमेंट और उद्यमी अलग अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये एंटरप्रेन्योर ये कैपिटल, ठीक, ये चार साधन माने गए इसके उत्पादन के। उत्पादन के साधन 1, 2, 3 और 4। अब कोई भी साधन है भाई, मान लो ये कोचिंग सेंटर बनाया हमने और भूमि है, खुद की है तो कोई फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर खुद की नहीं है, किराए पे ले रखी भूमि, तो हमें क्या देना पड़ेगा उसको? रेंट, जिसको हम क्या कह सकते हैं? किराया, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? लगान, ठीक है। और श्रमिक काम करें, स्टाफ काम करें, तो इनको क्या देनी पड़ेगी? वेजिज, जिसको हम क्या कहते हैं? मजदूरी। और स्टाफ है तो उसको क्या देना पड़ेगा? अलग से वेतन, ठीक। पूंजी भी मेरे पास नहीं थी, मैं उधार उठा के लाया, तो मुझे क्या देना पड़ेगा उस पर? ब्याज, इंटरेस्ट। और जो बचेगा एंटरप्रेन्योर का, वो बचेगा बच्चों प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। तो ये उत्पादन के साधनों को क्या प्रतिफल दिया जाए, ये प्रतिफल कैसे निर्धारित हो? कैसे निर्धारित हो? ठीक है भाई, रेंट के, अब ऑन रोड बिल्डिंग है तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी, तो किराया क्या होगा? ज़्यादा। और थोड़ा सा इंटीरियर एरिया में बिल्डिंग है तो किराया होगा कम। और मेरी पूंजी की आवश्यकता, मरा हुआ मुझे तो लेना ही लेना पड़ेगा, तो सामने वाला देखने पड़ेगा, हाँ ये फंसा हुआ, तो ब्याज क्या करेगा? बढ़ा देगा। ऐसे ही मजदूरी में मुझे मजबूरी में श्रमिक लाने पड़े, मेरा ईंट बनाने का भट्ठा है और वहाँ मजदूरी चाहिए मुझे, मजदूरी है नहीं, तो मजदूर क्या करेगा? मजदूरी बढ़ा देगा। और बचा हुआ क्या जो बचेगा वो मेरे को क्या मिलेगा? लाभ। एंटरप्रेन्योर, ध्यान रखना, उद्यमी का मतलब होता है न्यू आइडिया,
सोचने वाला। ध्यान रखना, इसका मतलब मैनेजर नहीं होता, इसका मतलब इन्वेस्टर नहीं होता। इसका मतलब होता है जो नए नए दिमाग में तरीके लाए, और जैसे विकास सर ने अपना माइंड यूज किया और आज दृष्टि एक पूरा साम्राज्य है, तो उसमें पैसा लगवाने वाले और भी हो सकते हैं, उसमें मैनेजर करने वाले और भी हो सकते हैं, लेकिन उद्यमी कौन है? जिसने ये न्यू इन्वेंशन किया कि ये मैंने कैसे सिस्टम सेटअप करना है, कहाँ कहाँ पर, ये सारी एक टीम होती है। तो मेन एक व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट के मालिक होते हैं या संस्थान के अध्यक्ष होते हैं, उनको लास्ट में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर कैसे निर्धारित हो, ये सारा उनके किस पर डिपेंड करता है? सीमांत उत्पादन पर। जैसे मजदूर ने जो मजदूरी की काम किया, तो उसका सीमांत उत्पादन देखोगे। सीमांत उत्पादन का सामान्य से तरीका क्या है बच्चों? जैसे 4 आदमी थे, 4 मजदूर थे, या सिंपल मैं बता देता हूँ, 4 महिलाएं हैं, आपने शादी में काम लगा दिया भी रोटियां बनाओ, तो वो 1 घंटे में क्या कर रही हैं? 100 रोटियां बना रही हैं। आपने सोचा कि भाई स्पीड ज़्यादा करो क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने क्या कर दिया? 2 महिलाएं और जोड़ दी, टोटल होगी 6 महिलाएं, और वो 1 घंटे में क्या बना दी? 2 ना जोड़ो आप 1 करो, 1 महिला और जोड़ दी, और टोटल होगी 5 महिलाएं, और आपने कर दिया 1 घंटे में, उससे क्या हो गई? 120 रोटियां बनने लगी। भाई वो 1 महिला और जुड़ गई, तो 1 महिला के आने से टोटल उत्पादन में कितने का चेंज पड़ गया? 20 रोटियों का उत्पादन चेंज हो गया। ये 20 रोटियां ही क्या होगी? उस लेबर की मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन। और कई बार ऐसा होता है कि भाई ये शामिल कर दे तो भी बातों में लग जाएं, और 5 भी ये 100 ही रोटियां पोए, 100 ही रोटियां बनाए, तो इसका मतलब 5वीं का मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हुआ? 0 ही हुआ। खाम खाम बैठ के वो बात हो, बल्कि वो 90 और करवा देगी बातें मार मार के तो उसमें मामला तो गड़बड़ा जाएगा। तो ऐसे में सीमांत उत्पादन के आधार पर यदि उत्पादन के साधनों को प्रतिफल दिया जाए, तो आपका ये माइक्रो में ही आता है सारा चीज, कि ये उत्पादन के साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित हो। ये भी आपका क्या है? ये इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दर्शाती है, अर्थशास्त्र की। खाली माइक्रो मैक्रो नहीं, ये क्या दर्शाती है? डेफिनेशन दर्शाती है। तो यहाँ आपका मेन पॉइंट क्या हुआ बच्चों, कि साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित हो। साधनों का प्रतिफल कैसे निर्धारित हो, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा हो। ये आज अर्थशास्त्र का क्या हो सकता है? विषय हो सकता है। और अगर किसी साधन का प्रतिफल किसके बराबर हो? इक्वल टू, ध्यान रखना, उसके सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। हमेशा ये ध्यान रखना कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने से, एक अतिरिक्त महिला लगाने से कुल उत्पादन 100 रोटियों की जगह 120 हो गई। घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। तो साधन का प्रतिफल उसके सीमांत उत्पादन के बराबर हो, तो आवंटन की समस्या मिट जाती है कि किसको कितना दिया जाए। तो आवंटन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेबर कितनी है तो कितनी वेज देनी है, आदमी पूंजी उठा के लाया हूँ तो कितना ब्याज देना है, ठीक है, मैं अपनी बिल्डिंग ले रहा हूँ तो मुझे कितना रेंट देना। ये आवंटन की समस्या होती है। और ये कब होगा, कब सोल्व होगी ये समस्या? जब मैं किसी साधन को उसके सीमांत उत्पादन के हिसाब से पेमेंट दे दूँ। तो मैंने 5 महिलाएं लगाई, 120 रोटी बना दी, मैं संतुष्ट हुआ, हाँ भाई इसने काम किया है, रोटियां बनाने की दर बढ़ गई, तो मैं उसको 500 रुपये दे दूंगा।
लेकिन वो 5 में आने के बाद उसने उत्पादन बढ़वाना तो दूर, 100 की जगह 90 कर दिया तो मैं उनका वेतन और काट दूंगा। तुम तो बात कर रहे हो, इस 5 महीने आके तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कितना उत्पादन में चेंज हुआ, यानी कि एक अतिरिक्त लेबर का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में कितना चेंज होता है, उसको सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो 4 महिलाएं जो 1 घंटे में 100 रोटियां बना रही थी, अब 5वीं महिला यानी कि एक अतिरिक्त आने से वो 1 घंटे में 120 रोटियां बना रही हैं, तो 5वीं महिला के आने से कुल उत्पादन में 20 रोटियों का चेंज हो गया, तो ये सीमांत उत्पादन हो गया। अब वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अब मैं 10 महिला लगा दूं, आटा सा इतना सा है, वही आटा उतना ही है, आटा बढ़ाया नहीं, महिलाएं 10 बिठा दी, तो वो तो छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे या फिर वही उतनी बनेगी, यानी कि 10 महिलाएं बात और करेंगी, वो उत्पादन की दर तो कम हो जाएगी। तो यहाँ इस पर यह डिपेंड करता है, यानी कि अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का मुख्य काम सिर्फ धन कमाना नहीं है। इकोनॉमिक्स ये भी देखती है साधनों का कैसे ढंग से यूज करना है, इकोनॉमिक्स ये भी देखनी है साधनों को प्रतिफल कैसे देना। तो ये इसमें आपके साधन कीमत सिद्धांत आ गया। ये साधन कीमत सिद्धांत कौन से आते हैं आपके, ये आते हैं मार्शल जी। मार्शल जिसने क्या दिया था, मांग का नियम दिया था। ये आगे बताएंगे क्या। तो मार्शल ने ये बताया कि साधनों के आवंटन की समस्या या साधनों का कीमत सिद्धांत कैसे दिया जा सकता है। ठीक है, अब एक लास्ट में और है बस, कि मैं चाहता हूं कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय घटे या बढ़े। भाई तुम्हारी, हर आदमी चाहता लाभ आए या देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय बढ़े। ठीक है, पहला पॉइंट, देश में रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो। ठीक है, लोगों की बेसिक नीड जैसे सबको रोटी चाहिए भाई, यानी कि सबको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। सबको क्या चाहिए, आवास चाहिए। सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए। सबको क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। ये सारी चीज़ें ये कैसे बढ़ें, यानी कि ये कमी ना रहे किसी के पास। क्लियर। और कोई पॉइंट जैसे आपको लगता हो, क्या जो संसाधन है वो एक आदमी के हाथ में आए क्या, जो संसाधनों का वितरण असमान होना चाहिए या समान होना चाहिए। तो संसाधनों का वितरण क्या हो, समान हो। ठीक, तो ये जो सारी पॉइंट है, ये सारी पॉइंट जितने भी 4 पॉइंट बताए मैंने, ये देश में कल्याणकारी होंगे या नहीं होंगे। तो ये कहता है कि लोगों का कल्याण कैसे हो, ये भी अर्थशास्त्र है। कल्याण कैसे हो, जो कल्याणकारी इकोनॉमिक्स बताई थी, और ये आपकी दी थी परिभाषा सैमुअल्सन ने। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र। यानी कि किस हिसाब से लोगों का कल्याण हो और कैसे विकास हो, यानी कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण भी माइक्रो तो हमें बता चुके हैं। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं वो यही दर्शाती हैं कि पहले जैसे धन संबंधी परिभाषा आई, फिर आपकी आई दुर्लभता संबंधी परिभाषा, फिर आपकी आई साधनों के आवंटन की परिभाषा, यानी कि साधनों का प्रतिफल कैसे हो सीमांत उत्पादन के साथ, फिर आई आपकी कल्याण और विकास की परिभाषा। उसके बाद हमने शामिल कर सकते हैं कि माइक्रो में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, मैक्रो में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, और किसने इनको अलग किया। फिर आपको बताया जैसे जेम केन्स ने क्या कहा, एडम स्मिथ ने विजिबल हैंड इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, बाजार की शक्तियाँ क्या हैं, कौन सी बुक कब पब्लिश हुई, ये सारी चीज़ें आपकी
इम्पोर्टेंट मायने रखती हैं बच्चों। और मार्शल का जो मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट दिया था पिछला शायद डेफिनेशन, ये रहा मार्शल। इनकी बुक भी है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखना किसकी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी मार्शल की बुक है। तो कई बार बुक मिलाना आ जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इसकी है मार्शल की। इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस आपकी एडम स्मिथ की। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट एडम स्मिथ की। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जेम केन्स की। एक बुक अर्थशास्त्र आपको बताई थी वो। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये क्योंकि कल्याण की बात करते हैं तो दास कैपिटल जरूर पूछते हैं आपसे कई बार। तो दास कैपिटल जो मार्क्सवादी हैं, कार्ल मार्क्स, इनकी बुक है। और कार्ल मार्क्स जो है ना कम्युनिज्म के जनक माने जाते हैं। और ये बुक हुई थी 1867 में प्रकाशित बच्चों। ठीक है, ये आपकी क्या मानी जाती हैं सारी अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। और माइक्रो और मैक्रो डिफरेंशिएशन आपको बता दिया। तो सैमुअल्सन ने कहा था कि सामाजिक विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है, और अर्थशास्त्र उसमें कला और विज्ञान दोनों का रोल निभाता है, तभी तो लोगों का विकास होगा, कल्याण होगा। तो यहाँ बेसिक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप कोचिंग लेने आए थे ना, कोई भी मजदूर जाएगा तो कंपनी में काम करेगा, किसी दुकान में काम करेगा, किसी और फर्म में काम करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे अब हम? अर्थव्यवस्था के प्रकार व ढांचा। अर्थव्यवस्था के प्रकार और ढांचा क्या होते हैं? देखो बच्चों, मैंने कहा था कि कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ये शुरू में ही समझाया था मैंने, आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाएं क्या थी? जो किसका करें? प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन करें किसका? या तो किसी वस्तु का उत्पादन करें या फिर सेवा का, यानी या दोनों को भी आ सकते हैं। वस्तुएं और सेवाएं का जो उत्पादन करे वही आपकी क्या मानी जाती है? आर्थिक क्रिया। आपने किसी दोस्त को उधार दे दिया और वो वापस मिलेगा, ये आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे जिन क्रियाओं से आपका क्या हो? उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, निवेश हो, ये सारी आपकी क्या कहलाती है? जैसे आपने पैसा लगाया कोचिंग सेंटर में, तो इसके बिना आप कर सकते हो क्या? तो उपभोग, उत्पादन और निवेश, तो इनके बिना। और पैसा कहाँ से आया? घर वालों ने पैसा दिया। तो लोक वित्त, वित्त या बजट, विनिमय आ ही गया, मुद्रा आ गई, या लेन देन, यानी कि विनिमय में क्या जाएगा आपका? मुद्रा के द्वारा लेन देन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, लिख भी सकते हैं
मुद्रा के द्वारा लेन देन। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ये आपका काम कैसे होगा? उत्पादन, उपभोग, एक्सचेंज, विनिमय, लोकवित्त, मुद्रा। ये आपने एक कोचिंग में एडमिशन लिया, आपने फीस दी, आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप उससे क्या हुआ, कोचिंग सेवा का उत्पादन कर रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर को सैलरी मिल रही है, टीचर का अपना घर चल रहा है, वो अपना कहीं बिल्डिंग का रेंट देगा, कहीं घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, ऐसे ही कोचिंग का बिजली का बिल जाएगा, स्टाफ की सैलरी जाएगी। ये सारा आपका क्या, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, जो चार साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी, इन चारों को क्या मिलेगा, भुगतान मिलेगा, वो अपना यूज करेंगे। ये सारी गतिविधियां, ये जितनी भी आपकी सारी गतिविधियां 1, 2, 3, 4 और 5 वित्त और बजट, ये चारों आपके क्या हैं, या 5, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिलर, 5 पिलर्स। जैसे इकोनॉमिक्स उसमें और आपके वो बताए थे ना मैंने, राजनीति में 3 पिलर 4 पिलर बताए थे, ऐसे ही ये क्या हमें 5 पिलर ऑफ इकोनॉमी। अब इसको कुछ स्टडी करेंगे हम, कौन कर रहा है इनका मैनेजमेंट, दूसरा कैसे, और तीसरा कहाँ। इन सब को जानना, इन तीनों बिंदुओं को जानना आपकी क्या कहलाती है, इकोनॉमी कहलाती है। तो ये कितने बड़े स्तर पर कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब को जानना आपकी इकोनॉमी कहलाती है। और इनके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जानना संभव नहीं है बच्चों। तो वितरण करना, जैसे साधनों का सिद्धांत बताया, आपका साधन कीमत सिद्धांत बताया, मजदूरी कैसे मिलेगी, ठीक है, लाभ कितना होगा, ब्याज कितना होगा, तो विनिमय, वितरण, ये सारी चीज़ें आपकी, विनिमय को में आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसमें लिखवाया नहीं लिखवाया, उपभोग, उत्पादन, निवेश, हाँ, ये 5 पिलर थे। और 5 पिलर के साथ आपका इसमें फिर अन्य पॉइंट आपका जुड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको किसको दर्शाएंगी, कैसे हो रहा है, यानी कि ये आपका जो पॉइंट बताया मैंने, ये सारी चीज़ें ये किसको दर्शाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है ना, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 4 साधन है, उनका वितरण कैसे हो, साधनों का प्रतिफल कैसे डिसाइड किया जाए, इसको लेबर कितनी देनी है, इसका प्रॉफिट कितना बचा, इसको ब्याज कितना देना, इसको किराया कितना देना, वो वितरण यानी कि आवंटन। याद आया? ये भी चीजें आपकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसके आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और अर्थव्यवस्था की बेसिक चीजें क्या है, ये चीजें हम अब बताएंगे। तो यहाँ सिर्फ आज हम यहाँ तक छोड़ेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है बच्चों, वो हमने इस प्रकार बताए थे। ऐसे हम बांट देते हैं, जैसे स्वामित्व के आधार पर, व्यापार के आधार पर, राजनीति के आधार पर, विकास के आधार पर, और आय के आधार। ये इस प्रकार आपकी अर्थव्यवस्थाएं डिसाइड होती हैं और इनमें भी अलग अलग नाम हो जाएंगे। अब जैसे स्वामित्व के आधार पर आपकी हैं बच्चों पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, ऐसे ही व्यापार के आधार पर आपकी है
खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी ही राजनीति के आधार पर आपकी है फर्स्ट वर्ल्ड, पहली दुनिया, सेकंड वर्ल्ड, दूसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया, और फोर्थ वर्ल्ड, चौथी दुनिया के देश। ये भी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तीसरा, विकास के आधार पर आपने नाम सुना होगा डीसी, डेवलप्ड कंट्री। दूसरा एलडीसी, लो डेवलप्ड कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री, और तीसरी यूडीसी, अनडेवलप्ड कंट्री। ये कल कराएंगे हम। और ऐसे ही आपके आय के आधार पर क्या है, न्यूनतम आय, ठीक है। दूसरा मध्यम आय, तीसरा उच्च मध्यम आय, और चौथा है अति उच्च आय वाले देश। ये इस तरह आपकी इकोनॉमी डिवाइड होगी, और आने वाली क्लास में हम आपको समझाएंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकारों में कि जो विभाजन है, ये आपकी लगभग एक क्लास इनको समझाने में ही चली जाएगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, और कौन से देश इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पेपरों में मैक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन ज़्यादा हैं, माइक्रो के नाम मात्र के हैं भी नहीं। तो हमें तो स्ट्रेटजी के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से चलना है बच्चों, क्योंकि हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें वही टॉपिक उठाने हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। ऐसे तो इकोनॉमिक्स इतना बड़ा है कि आप चाहे 6 महीने पढ़ते रहो, लेकिन हमें सिर्फ वहाँ पर फोकस करना है जहाँ हमारा एग्जाम क्लियर हो। और ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक सब्जेक्ट की एक खासियत है, कंटिन्यू क्लास नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि 2 क्लास छूट गई, फिर वो बोझ हो जाएगा। फिर साइकोलॉजिकली आप सोचोगे अरे छोड़ यार, इकोनॉमिक्स का क्या क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दंग रह जाओगे आप। अगर आपको अपना मंजिल प्राप्त करनी है, टेस्ट क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको एक एक सब्जेक्ट उसी परिस्थिति, उसी गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा। जिस हिसाब से आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के खुश होते हो या पॉलिटी पढ़ के खुश होते हो, वैसे ही आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चों कोई चारा नहीं है। क्लियर? तो कोई दिक्कत आए या टॉपिक ऐसा हो तो वो आप, हम जैसे डाउट सेशन भी होगा वहाँ पर भी देख लेंगे, लेकिन कोशिश करो कि कंटिन्यू क्लास लगाना। और आने वाली क्लास में हम इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।